गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आपका एमडीएन स्कूल क्लास की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। आज हम डिस्कस कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस का जो लेसन है चैलेंज ऑफ नेशन बिल्डिंग, उसका सब्जेक्ट है क्लास +2। सब्जेक्ट पोल साइंस है, जैसे कि आप देख रहे हैं। नेक्स्ट चैप्टर क्या है, नेशनल बिल्डिंग ऑफ इट्स चैलेंज, कि राष्ट्र निर्माण के सामने हमारी कौन कौन सी चुनौतियां थी। कल जब हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया, सबसे पहले हमने ये क्या जाना था, कोई बता सकता है स्टूडेंट्स। सबसे पहले हमें ये पता लगा कि राष्ट्र क्या है। राष्ट्र क्या है, ग्रुप ऑफ पीपल्स, जैसे कि बताया गया था। अब ये पूछा जाता है कि हिंड्रेंस चैलेंज इन द वे ऑफ द नेशनल बिल्डिंग, कि राष्ट्र के निर्माण, अगर हम किसी राष्ट्र का निर्माण करेंगे तो हमारे सामने किन किन चुनौतियों से गुजरना पड़ेगा हमें, या हमारी कौन कौन सी चुनौतियां हो सकती है। जब ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसकी कम से कम 3 चैलेंज पूछे जाते हैं। 3 चैलेंज, 4 चैलेंज, 5 चैलेंज, 6 चैलेंज, 7, 8, 9 और 10 जब हम डिस्कस कर रहे हैं, सबसे पहले इसका जो चैलेंज रहेगा वो क्या है, कास्टिज्म। क्या है कास्टिज्म? कास्टिज्म का अर्थ क्या है, आपको सभी को पता है। क्या अर्थ है, कोई स्टूडेंट्स बताएगा क्या अर्थ है? यस स्टैंड अप। कास्टिज्म का क्या अर्थ है? जातिवाद। जातिवाद, यू आर राइट। कास्टिज्म को क्या कहा गया है? जातिवाद। अब जातिवाद आपको पता है कि एक जातिवाद भारतीय समाज के अंदर, भारतीय समाज का एक महत्वपूर्ण तत्व है। उसने क्या कहा, जो कास्टिज्म है भारतीय समाज का एक महत्वपूर्ण तत्व है, क्योंकि भारत में यह जातिवादी मार्ग सबसे महत्वपूर्ण है। क्यों है? क्योंकि कास्टिज्म, क्योंकि देश की जितनी भी अधिकतर क्रिया हैं किसके ऊपर है, देश की जितनी भी क्रियाएं होती हैं किसके ऊपर आधारित होती है बेटा? जातिवाद के ऊपर आधारित होती है। जैसे क्या है, जैसे कि चुनाव है। चुनाव में अब आजकल जैसे कि हरियाणा में नगर परिषद के चुनाव चले हुए हैं, उसमें भी इंपॉर्टेंस रोल रहता है कि कैंडिडेट किस कैटेगरी का खड़ा हुआ है, उसकी फेस वैल्यू क्या है। लेकिन एक जाति भी इंपॉर्टेंट रोल रखती है कि वो अपनी जाति का मत दें। चुनाव में मत जाति के आधार पर दिए जाते हैं। आपको पता है, जैसे कि चुनाव होते हैं, चुनाव में मोस्टली वोट किसके आधार पर दिए जाते हैं? जाति को देखकर दिए जाते हैं। और इसमें अतिरिक्त राजनीतिक दल गठन जाति पर आधारित है। जैसे कि ये क्या बताता है, जैसे कि एग्जाम्पल है इसका, तमिलनाडु। जैसे तमिलनाडु में कौन सी है? डीएमके पार्टी है। ये किस पर आधारित है? कास्टिज्म। किस पर आधारित है? कास्टिज्म पर। वो यही बताना चाहता है। और चुनाव के उपरांत मंत्रिमंडल भी बहुत सारे गठन अपने अपने अलग अलग संगठन बनाने शुरू कर देते हैं। इसके परिणाम स्वरूप संपूर्ण राष्ट्र के विकास में सबसे इंपॉर्टेंट बाधा क्या है? कास्टिज्म है। अर्थात हमें लगता है कि एक ऐसे ग्रुप का विकास होना चाहिए तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बाधा क्या है, जो उसकी प्रॉब्लम क्या है? कास्टिज्म है। इट्स क्लियर। नेक्स्ट चलें। दूसरी इसकी समस्या क्या रहती है? लैंग्वेज की रहती है, लिंगिज्म। लिंगिज्म वर्ड जो लिखा गया है, इसका अर्थ क्या है? दूसरा सबसे बड़ी चैलेंज, चुनौती क्या रहेगी? भाषा रहेगी। क्या रहेगी? भाषा। क्यों है? क्योंकि भारत एक बहुभाषी देश है, क्योंकि इसमें सभी प्रकार की भाषा वाले बोलने वाले लोग भी रहते हैं। अब अगर भारत एक बहुभाषी भाषा है, अब हम कहते हैं भाषावाद, इसका दूसरा पॉइंट है। भारत में लगभग 1652 भाषाएं बोली जाती हैं। कितनी भाषाएं बोली जाती है? लगभग 1652। क्या भाषा? वो बताता है कि जो भाषावाद का क्षेत्र है लिंगिज्म का, एक ये भी बड़ी सबसे बड़ा चैलेंज है हमारे लिए, क्योंकि भारत में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है, 1652 के आसपास बोली जाती है। लेकिन इसमें से
22 भाषा को मान्यता दी गई है। कितनी भाषाओं को मानता है? मानता है। कौन सी अनुसूची में? 8वीं। संविधान की 8वीं सूची के अंतर्गत 22 भाषा को मान्यता दी गई है। और इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रह जाता है तो 22 भाषा को मान्यता दी गई है। कौन सी अनुसूची के अंतर्गत? 8वीं अनुसूची के अंतर्गत। और उसने क्या बताया कि अनेक भाषाओं का होना भारत की संस्कृति का प्रतीक है। लोगों को भाषा के आधार पर अलग अलग किया जा रहा है। आजादी के बाद जब देश आजाद हो गया उसके बाद इसने गंभीर रूप लेती है, क्योंकि भाषा के आधार पर ही उत्तर भारत और दक्षिण भारत में आंदोलन चले और उसके बहुत सारी चुनौतियां भी रही। दक्षिण भारतीय राज्यों में हिंदी को राष्ट्रभाषा के तौर पर स्वीकार नहीं किया। अब क्वेश्चन क्या आता है कि हिंदी भाषा को कौन से पार्ट है, कौन से लोगों ने स्वीकार नहीं किया? कौन से थे? दक्षिण भारतीय राज्य ने, साउथ स्टेट के लोगों ने जो थे उन्होंने हिंदी को स्वीकार नहीं किया। वे इसे केवल क्या मानते थे? वो इसे केवल नॉर्थ लैंग्वेज मानने लगे, उत्तर भारत की ही भाषा मानने लगे, समझते थे, जिसके कारण बहुत सारे आंदोलन भी खड़े हो गए और उन्होंने भारत की क्या बताई, जो एकता थी, यूनिटी थी, उसको एक बड़ी ठेस पहुंचाई। अब सभी विद्यार्थी देखें कि जो इसकी बिल्डिंग है, इसके चैलेंज है, जातिवाद है, अब इसको बना के लिख सकते हैं। कास्टिज्म के बाद भाषावाद, लिंगिज्म है। इस भी अब लिंगिज्म में क्या बताया कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑफ द लैंग्वेज, कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है लैंग्वेज का। इसको एक नेशनल में बनाने के लिए चुनौती है। क्यों थी? क्योंकि भारत में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है, 1652 बहुत सी भाषाएं बोली जाती थी, लेकिन संविधान की 8वीं सूची के अंतर्गत 22 भाषा को ही मान्यता दी गई है। दूसरा सबसे बड़ा कारण है, तीसरा, क्षेत्रवाद। क्षेत्रवाद में क्या होता है? क्षेत्रवाद का अर्थ है कि क्षेत्रवाद क्या है? क्षेत्रवाद के अंदर वो है सारे राष्ट्र की अपेक्षा किसी एक क्षेत्र में विश्वास करना। वो क्या कहता है? बहुत सारे राष्ट्र हैं, लेकिन एक राष्ट्र के अंदर विश्वास रखना और राजनीतिक लाभ उठाने के लिए जो राजनीतिक दल है उनको संगठित करना क्षेत्रवाद कहलाता है। क्षेत्रवाद के कारण ही भारत में अनेक क्षेत्रीय दल भी खड़े हो जाते हैं, जिनके विकास के मामले में सरकार के मुखियाओं पर भेदभाव के आरोप लगते हैं। क्षेत्रवाद क्या है? हर आदमी क्या चाहता है कि जो उसका एरिया है वो डेवलपमेंट होना चाहिए। जब वोट मांगते हैं तो कहते हैं कि हम आपके एरिया में कुएं लगा देंगे, पक्की सड़कें बना देंगे, लेकिन बनने के बाद क्या होता है? वो कुछ नहीं करते। तो सारी रीजन, सारे एरियो में यही समस्या रहती है। यह भी सबसे बड़ा चैलेंज है। फोर्थ क्या है? सबसे पहले क्या? वीक एडमिनिस्ट्रेशन, अर्थात कमजोर प्रशासन भी एक सबसे बड़ी चैलेंज है। उसने कहा सबसे बड़ी वादा क्या है? कमजोर प्रशासन, क्योंकि कमजोर प्रशासन भी राष्ट्र के निर्माण में मुख्य बाधा है। क्योंकि यहां पर क्या है? लोग भाई भतीजावाद, मेरा बेटा है, चाचा है, तो जब वो क्या करते हैं, फिर नौकर आदिशाही सत्ता दल के व्यवहार में प्रशासन में राजनीतिक हस्तक्षेप ने प्रशासन ही कमजोर कर दिया है। क्यों है? क्योंकि जितने भी पॉलिटिकल लीडर होते हैं वो क्या करते हैं? वो इसमें हस्तक्षेप करते हैं, और हस्तक्षेप के कारण क्या है? हमारा प्रशासन कमजोर होता है, क्योंकि भाई भतीजावाद है। इसके अतिरिक्त प्रशासन क्या होता है? भ्रष्टाचार से ग्रस्त होता है। अच्छे प्रशासन के अभाव से एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण जब भी होगा जब हम इस कमजोर, जो वीक एडमिनिस्ट्रेशन भी एक हमारे चैलेंज है, सबसे बड़ी बाधा के रूप में आता है। दूसरा क्या है? सांप्रदायिकता।
सांप्रदायिकता का अर्थ है कि सांप्रदायिकता क्या है? धर्म के नाम पर आपस में लड़ना। लोग करते क्या है? सांप्रदायिकता क्या है? धर्म के नाम। कोई क्या कहता है? अपने धर्म को श्रेष्ठ बताना। वो कोई कहता है कि ये मेरा धर्म है, ये मेरा धर्म है। हर व्यक्ति अपने धर्म को श्रेष्ठ मानता है। इसका प्रमुख कारण कब का है? आप एग्जाम्पल दे सकते हैं? किस कब का दे सकते हैं? इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है 1947 का। जिस समय देश आजाद हुआ तो उसके दो बंटवारे हो गए। किस किस में? पाकिस्तान और भारत में हो गए। तो धर्म के नाम पर वो कैसे लड़ रहे थे? क्योंकि वो कह रहे थे कि हिंदू जो उस समय मुसलमान थे, जो मुस्लिम लोग थे, लगभग 80 लाख लोग थे। 80 लाख मुस्लिम लोग पाकिस्तान से भागकर इंडिया आ गए। तो इनका विभाजन क्यों हुआ? क्योंकि वो कहने लगे कि जो मुस्लिम लोग हैं वो पाकिस्तान में रहेंगे और अपने अपने धर्म को एक इंपोर्टेंस देने लगे, जिसके कारण सांप्रदायिकता भी बहुत बड़ी चुनौती बना। 1992 में एक बाबरी मस्जिद की घटना भी एक सबसे इंपॉर्टेंट रोल है। बाबरी मस्जिद कौन सी? जो बाबरी मस्जिद है, एक इंपॉर्टेंट रोल क्या है कि घटना सांप्रदायिक हिंसा में हुई और 2002 में गोधरा कांड के बाद गुजरात और देश के अन्य इलाकों में भी यह फैलती गई। इसमें जब सांप्रदायिक समस्या तारे बाबरी मस्जिद में, इसमें क्या हुआ? धन की भी बहुत अधिक हानि हुई। और हाल ही में मुजफ्फरनगर में भी दंगे ज्योति बहुत हुआ। सिर्फ किसको लेकर? अपने अपने धर्म को लेकर। अगला पॉइंट क्या कहता है प्यारे बच्चों? निर्धनता। कहते हैं कि गरीबी भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। क्या नहीं, आप बताएं। यस सर। क्यों है? क्योंकि निर्धन व्यक्ति भरण पोषण के लिए सारे दिन क्या संघर्ष में जुटा रहता है। जो गरीब व्यक्ति है वो क्या करता है? सारा दिन मेहनत संघर्ष करता रहता है और उसके पास गरीबी है तो सिर्फ क्या करता है? उसके पास राष्ट्र निर्माण के लिए समय नहीं होता कि वो एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण कैसे करे। तो उसने क्या किया? राजनीतिक दल में निर्धनों का प्रलोभन देकर उसे मृत का दुरुपयोग करते हैं। अर्थात अब गरीब है, कोई सारा दिन काम करता है, कोई इसको 100-200 रुपए देते हैं। उदाहरण के लिए देते हैं, हम सपोज करो कि इलेक्शंस का समय चल रहा होता है, बहुत सारे गरीब लोग 500-500 रुपए में अपने बिक जाते हैं। उनको यही नहीं पता कि मेरा सही मत किसको जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनमें कमी क्या है? उनको यही नहीं पता कि उनकी इंपोर्टेंस क्या है मत की। तो इसी कारण निर्धनता भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। राजनीतिक दल में निर्धनों को प्रलोभन देकर मत का दुरुपयोग किया जाता है। इसके परिणाम स्वरूप राष्ट्र के निर्माण में सबसे बड़ी समस्या आती है और जिसके कारण हम एक अच्छे नेता को नहीं चुन पाते। क्यों नहीं? क्योंकि निर्धनता, गरीबी है, बैकवर्ड एरिया है, पिछड़ा वर्ग है। तो एक अच्छा लीडर कहां चुनेंगे आप? और वो नेता क्या करता है? वो अपनी मनमानी चलाता है और उसका भी डेवलपमेंट नहीं होता। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है ये। और आगे क्या कहता है? दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली, डिफेक्टिव एजुकेशन। कहते हैं शिक्षा प्रणाली दोषपूर्ण होना भी एक चैलेंज रहता है। क्यों है? भारत की शिक्षा प्रणाली राष्ट्र निर्माण की अवस्था के अनुरूप नहीं है। क्योंकि जो भारत की शिक्षा प्रणाली है वो लोगों में, बच्चों में चरित्र निर्माण और अनुशासन जैसे गुण विकसित करने में बहुत बार असफल रही है, जिसके कारण नैतिक मूल्य और उनका राष्ट्रीय विकास का पता नहीं होता। इसी प्रकार शिक्षा प्रणाली में सफेद पोश नौकरशाही के साथ पैदा हुए
साथ ही समाज में चरित्र का ह्रास भी हुआ, जो कि राष्ट्र के निर्माण में सबसे इंपॉर्टेंट बाधा है। शिक्षा प्रणाली क्या है कि अगर एक अच्छी शिक्षा नहीं होगी, अनुशासन नहीं होगा, तो क्या है, क्या आप एक अच्छा राष्ट्र का निर्माण कर पाएंगे? नहीं कर पाओगे। इसलिए आपको एक अच्छी शिक्षा के साथ साथ अपने डिसिप्लिन का भी ध्यान रखना अनिवार्य होगा। तो उसके बाद क्या है, क्षेत्रीय दलों की उत्पत्ति। पिछले कुछ वर्षों में हमारे देश में क्षेत्रीय दल की उत्पत्ति हुई। वर्तमान में एक चुनाव आयोग किया गया जिसमें 1162 से अधिक थे। 6 राष्ट्रीय दल और 44 क्या थे, क्षेत्रीय दल थे। उनको राष्ट्रीय हितों के ध्यान में रखते हुए उनकी हितों की पूर्ति की गई। और उसके बाद क्या है, टेररिज्म। टेररिज्म का अर्थ क्या है, आतंकवाद। आतंकवाद भी सबसे बड़ी बाधा है। उसके बाद क्या है, करप्ट, क्योंकि सारा देश करप्ट है, बहुत सारे लोग करप्ट है। भ्रष्टाचार है, अगर जहां पर भ्रष्टाचार होगा वहां क्या आप एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं बेटा? नहीं कर सकते। इसलिए हमें भ्रष्टाचार को भी दूर करना होगा। अगर भ्रष्टाचार की नीति दूर हो गई तो नेचुरली हम एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण कर पाएंगे। सभी विद्यार्थियों को पता है कि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है इसका चैप्टर का। ये एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि चैलेंज ऑफ नेशन बिल्डिंग में क्या क्या चैलेंज थे, क्या क्या चुनौतियां रही, एक राष्ट्र का निर्माण करने में क्या क्या बाधाएं आई। बहुत सारी हैं, 1 2 3 4 10 पॉइंट्स हैं। लेकिन कभी लॉन्ग क्वेश्चन में आता है तो इसके आप 5 नंबर का आता है तो 6-7 पॉइंट लिखें, 2 नंबर का आता है तो 3 पॉइंट 4 पॉइंट लिखें। सभी सीबीएसई के विद्यार्थी समझ लें। और जो ये पॉइंट है बिल्कुल एक इजी तरीके से बनाए गए हैं और इजी लिखे गए हैं, जिसका अर्थ आप अपने आप भी लिख सकते हैं। अगर आप सोचे कि सर ने बताया वैसे ही लिखना, नहीं, आप अपने आइडियाज लिखें। जातिवाद है, कास्टिज्म है, कमजोर प्रशासन है, कम्युनिज्म है, पॉवर्टी है, डिफेक्टिव एजुकेशन सिस्टम है, इमरजेंसी है, और टेररिज्म है और करप्शन है। ठीक है बेटा, थैंक यू, हैव ए गुड डे बेटा।